Hello everyone. So today in this video I am continuing part 2, that is now focus functions of cost and management accounting. cost and management accounting के functions की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है cost and management accounting का? कलेक्शन करना, एक्यूमुलेशन करना, कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कोस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? असाइन करना एंड एसर्टेन करना, असाइनिंग कोस्ट टू कोस्ट ऑब्जेक्ट टू एसर्टेन कोस्ट। थर्ड आता है कोस्ट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करती है? एक बजट को सेट करती है, फिर उसको एक्चुअल मतलब वो उसको असाइन और एसर्टेन कोस्ट से कंपेयर करना। कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेट बजट एंड स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और एक्टिविटी बिफोर हैंड एंड दीज आर कंपेयर्ड विद द असाइंड एंड एसर्टेन कोस्ट। एनी डेविएशन विद द सेट स्टैंडर्ड आर एनालाइज्ड एंड रिपोर्ट। ऑल दिस एक्सरसाइज इज डन टू कंट्रोल कोस्ट। उसके बाद ये डिपार्टमेंट का हो गया। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का जो हमने अब ऊपर देखा था रोल्स के अंदर। द मेन फंक्शंस ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रोविजन। जो मेन फंक्शन क्या होता है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? इज प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन to the management for decision making. तो द मेन फंक्शन ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रोविजन ऑफ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। प्रोविजन ऑफ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन किसको? मैनेजमेंट को फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट इज सेटअप, और एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट को सेट किया गया है जिसको पॉपुलरली मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। MIS क्या करता है? प्रोवाइड करता है जो रिलीवेंट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स टू टेक डिसीजन। डिसीजन में कौन से डिसीजन की हम बात करते हैं? डिसीजन इंक्लूड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का, प्राइस फिक्सेशन का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्लान रिलेटेड विथ प्रोडक्ट, प्रोसेस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। फिफ्थ में क्या आता है? फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। डिसीजन मेकिंग हो गया, अब परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो परफॉर्मेंस है उसे मीजर करना एंड इवेल्युएट करना अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड। द परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। द परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड। द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग is to gather data like time taken, wastage, process, idleness, etc. to analyze the data, prepare report and take necessary action. उसके बाद हम बात करते हैं यूज़र्स ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स में हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं। उसके बाद जो ऑपरेशनल लेवल की स्टाफ्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। अगर हम कहें कि मैनेजर्स जो होते हैं उनको है ना कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो सबसे पहले उनको रिक्वायरमेंट थे प्रोडक्ट, सबसे पहले कोस्ट को जानने के लिए, टू नो द कोस्ट ऑफ अ कोस्ट ऑब्जेक्ट एंड कोस्ट सेंटर। उसके बाद कोस्ट के बाद उसकी प्राइस को जानने के लिए, टू नो द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब प्राइस किसकी? प्रोडक्ट और सर्विस की। कोस्ट किसकी? कोस्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर की। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, टू मेजर एंड इवेल्युएट। देखो प्रॉफिटेबिलिटी से पहले परफॉर्मेंस वाला आ गया। ये वाले क्वेश्चन जो थे ना पॉइंट्स लिखने वाले वो आया भी था एग्जाम में। तो टू मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस, किसका इवेल्युएट करना? टू मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। प्रॉफिटेबिलिटी को जानना, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कस्टमर वाइज। और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को इवेल्युएट करना, टू इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू मेक डिसीजंस। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल स्टाफ की हम बात करें, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ जो है उसको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? उनको ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस गोल को जानने के लिए, टू नो द ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस गोल फॉर देम, टू नो द प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशन लाइक वॉल्यूम, क्वालिटी एंड प्रोसेस एक्सेट्रा। फिर वो अपन ने यहाँ पढ़ा था थर्ड पॉइंट परफॉर्मेंस, वही यहाँ पे आ गया। लेकिन टू नो द परफॉर्मेंस पैरामीटर अगेंस्ट विच दिस परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। और यहाँ पे हमने प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ा था। यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस टू मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। यहाँ पे क्या बोला? टू नो द परफॉर्मेंस पैरामीटर अगेंस्ट विच, मतलब उन पैरामीटर्स को जानना जिनसे हम परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर कर सके और इवेल्युएट कर सके। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी था, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कस्टमर। यहाँ पे हम डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, टू नो डिविजनल
प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिवीजन वाइज, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का सेम ही हो गया। इसमें कॉस्ट और प्राइस की बात हो गई और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को इवेल्युएट करना डिसीजन के लिए, और यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। अब एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। अब मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिलेटेड विद टाइम एंड अटेंडेंस, इंसेंटिव फॉर वर्क, है ना। एम्प्लॉयज़ है तो उनको तो यही लगेगा ना कि हम वर्क करने पर हमें कितना इंसेंटिव मिलेगा, टाइम एंड अटेंडेंस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इधर भी आ गया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्सटर्नल यूज़र को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि डिफरेंट पर्पजेस है, जैसे कि टेरिफ डिटरमाइन करना है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने के लिए, रेट फिक्सेशन एक्सेट्रा। ऑडिटर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, कॉस्ट ऑडिट करते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिलेटेड विद कॉस्टिंग एंड रिपोर्ट्स रिव्यू। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि ये है ना इफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है, क्योंकि इफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी, कम्युनिकेट थ्रू पीरियडिक कम्युनिक एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा, रिक्वायर्ड न्यू ऑर्डर रिसीव्ड प्रोडक्ट एक्सपांशन, और क्रेडिटर एंड लेंडर अफेक्ट इन एंटिटीज एबिलिटी टू सर्व लेंडर एंड क्रेडिटर। तो ये तो उनकी है ना अफेक्ट करता है, इनको रिक्वायर्ड इसलिए होता है क्योंकि क्रेडिटर एंड लेंडर से तो उनको रिक्वायर्ड क्या है कि वो देखना चाहते हैं कि एंटिटी कैसा कर रही है। इफेक्ट एन एंटिटीज एबिलिटी to serve lenders and creditor, for example, and financial information which provide loan financial institution, for example, financial institution which provide loan to an entity against book date and inventories। मैंने ये क्या लिखा, हाँ, इन्वेंटरीज आर मोर कंसर्न विथ रेगुलर रिपोर्टिंग ऑन नेट डेट पोजीशन एंड स्टॉक बैलेंसेस। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो क्या करती है, एंटिटी जो होती है उनको लोन प्रोवाइड करती है। अब लोन जो वो प्रोवाइड करती है वो क्या देख के करती है, अगेंस्ट बुक डेट, मतलब लाइबिलिटी कितनी है आपकी, है ना, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा पैसा कल जाके डूब ना जाए, तो वो यही है अगेंस्ट बुक डेट एंड इन्वेंटरीज, मोर कंसर्न विथ रेगुलर। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न किससे होती है, मोर कंसर्न विथ रेगुलर रिपोर्टिंग और नेट डेट पोजीशन, जो रेगुलर रिपोर्टिंग हो रही है नेट डेट पोजीशन एंड स्टॉक बैलेंसेस, तो उस अकॉर्डिंग इसलिए उनको भी क्या होती है, ज़रूरी होता है। जो क्रेडिटर लेंडर है जो लोन देता है ना, और शेयर होल्डर तो क्या करता है, अब शेयर होल्डर उसने तो अपना इन्वेस्टमेंट करा है, तो इस वजह से इफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट, वो उनकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, तो उस वजह से उनको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, कम्युनिक थ्रू, मतलब शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलता है, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है, तो ये कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू पीरियडिक कम्युनिक, एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा से, और इनको रिगार्ड न्यू ऑर्डर रिसीव्ड प्रोडक्ट एक्सपांशन, तो उनको इस तरीके से पता चलता है, ये कहने का मतलब है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत गुड है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो आप प्रिपेयर करते हो वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मतलब शुड बी टेलर मेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। तो टेलर मेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल, सिंपल और कैपेबल ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। उसके बाद उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिक, शुड बी एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, अदरवाइज अगर वो एक्यूरेट या ऑथेंटिक नहीं होगा तो वो क्या करेगा, डिस्टोर्ट कर सकता है, इट में डिस्टोर्ट द आउटपुट ऑफ सिस्टम एंड रॉन्ग डिसीजन में बी टेकन। उसके बाद हमने बोला यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, इन क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट डेटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंटीग्रेटिव एंड इंक्लूसिव विथ अदर सिस्टम लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टेटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होना चाहिए, गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनफ टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी
modification to changes in technology reporting and other requirement, है ना। तो फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होना चाहिए कि हम उसमें कुछ अमेंडमेंट लाना चाहे तो भी ला सकते हैं, फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, टू इंक्लूडिंग चेंजेस एक्सेट्रा, टू इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस in technology reporting and other requirement, तो ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, ट्रस्ट ऑन इट्स सिस्टम एंड इट्स आउटपुट पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इन्फॉर्मेटिव एंड सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव एंड सिंपल में हम कहेंगे कि वो टेलर मेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और ये रिक्वायरमेंट को मीट करना होना चाहिए, कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। सेकंड आता है एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा ये डिस्टोर्ट कर देगा द आउटपुट एंड